जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 6 के भूगोल को पढ़ेंगे। भूगोल की पाठ्य पुस्तक का नाम है हमारी पृथ्वी। तो हमारी पृथ्वी में अध्याय 5 में है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आज पृथ्वी के जो अलग अलग परिमंडल है उसके बारे में हम जानेंगे। तो आप जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक अनोखा ग्रह है। तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन पाया जाता है और जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं जैसे भूमि हुआ, जल, हवा, सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये पृथ्वी को जीवन के लिए उपयुक्त बनाती है और इन सब की सहायता से ही हम जीवित रह पाते हैं और दूसरे जीव भी जीवित रह पाते हैं। तो ये जो भूमि है किस तरह से हमारे लिए जीवनदायिनी है, क्योंकि इसी पर सभी फसल उपजते हैं, पेड़ पौधे उपजते हैं। तो इस कारण से ये जो भूमि है ये भी पृथ्वी को जीवन के लिए उपयुक्त बनाता है। साथ ही जल, क्योंकि जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। पेड़ पौधे भी जल के बिना नहीं उग सकते और फसलों के उत्पादन के लिए भी जल आवश्यक है। इस तरह से जल भी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही हवा भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम हवा को ग्रहण करते हैं, जो हवा के बिना हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं भूमि, जल, हवा, ये हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीनों महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। तो पृथ्वी का जो सतह है वो इस प्रकार से है जहाँ पर जो ये तीनों महत्वपूर्ण घटक हैं भूमि, जल और हवा, ये तीनों आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक का प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है। तो पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं, तो पृथ्वी का जो ऊपरी ठोस भाग है जहाँ हम रहते हैं इसको कहते हैं स्थल मंडल, जिसमें पेड़ पौधे हैं, हमारे घर हैं, जिसमें हम खेती करते हैं। तो ये क्या हो गए, स्थल मंडल हो गए। वायु की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहते हैं। और जो वायु का परत है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है ये हो गया हमारा वायुमंडल। और पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। तो इस तरह से 3 मंडल के बारे में हमने जाना, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। तो हम जिस कठोर भाग पर रहते हैं पृथ्वी के ऊपरी भाग को, उसको कहते हैं स्थल भाग या स्थल मंडल। उसके बाद पृथ्वी के चारों ओर एक वायु का आवरण है जिसके कारण जीवन संभव हो सका है पृथ्वी पर। तो ये जो वायु का आवरण है तो इसे कहते हैं वायुमंडल। और जो जल वाले भाग हैं, पृथ्वी का एक बड़ा भाग जल है तो इसे कहते हैं जलमंडल। जैवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल तथा हवा एक साथ मिलते हैं। इसके बाद है जैवमंडल। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर स्थल मंडल है, जल मंडल है और वायुमंडल है, मतलब स्थल भी है, जल भी है और हवा भी है। तो ये तीनों जहां पर मिलते हैं उस जगह को कहते हैं जैवमंडल। तथा जहाँ सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं और इसमें सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, स्थल में रहने वाले जीव भी, वायु में रहने वाले जीव भी और जल में रहने वाले जीव भी, ये सारे तरह के जीव जैवमंडल में पाए जाते हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है अलग अलग जो मंडल है, जैसे वायुमंडल एटमॉस्फेयर, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर और स्थल मंडल लिथोस्फीयर। और ये जो जहाँ पर तीनों मिलते हैं वायुमंडल भी, जलमंडल भी और स्थल मंडल भी, ये हो गया जैवमंडल बायोस्फीयर। तो इस तरह से है वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जैवमंडल, ये पृथ्वी के परिमंडल हैं। तो ये जो अलग अलग मंडल है, वायु जहाँ पर उपस्थित है पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण है ये हो गया वायुमंडल। जहाँ जल उपस्थित है, पृथ्वी का अधिकांश भाग क्या है, जल है, तो ये हो गया जलमंडल। और जहाँ हम रहते हैं वो हो गया स्थल मंडल। और ये तीनों जहाँ पर मिलते हैं, वायु, जल और स्थल तीनों मिलते हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं उसे जैवमंडल कहते हैं। तो ये हो गए पृथ्वी के परिमंडल। अब हम इसको अलग अलग से जानेंगे। जैसे स्थल मंडल,
तो पृथ्वी के ठोस भाग को स्थलमंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, ठोस भाग है, जिस पर हम रहते हैं, हमारे घर हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, तो वो जो ऊपरी ठोस भाग है वो है स्थलमंडल। यह भूपर्पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। और ये जो स्थलमंडल होता है ये भूपर्पट्टी का जो पतला चट्टान है या फिर मिट्टी का जो पतली परत है इससे बना हुआ होता है। स्थलमंडल मानव के रहने के लिए, भूमि, पेड़ पौधों को उगाने के लिए एवं वृद्धि के लिए मृदा प्रदान करता है। और स्थलमंडल भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि इसी में हम निवास करते हैं, हमारे घर भी इसी में बनते हैं। और पेड़ पौधों को उगने के लिए या बढ़ने के लिए भी मिट्टी की आवश्यकता है। तो ये किस में आते हैं? स्थलमंडल में आते हैं। तो इस तरह से जो मृदा है या मिट्टी है हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इससे हमें भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं जो हमारे आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। तो आप सुने होंगे जो कारखाने लगते हैं, खदानें होती हैं, तो वो खदानें जो होती है जहाँ पर मिट्टी को खोदकर नीचे गहराई से खनिज निकाले जाते हैं, धातु निकाले जाते हैं, अधातु निकाले जाते हैं और उनका परिष्करण करके अलग अलग तरह के औजार बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह की हमारी उपयोगी वस्तुएं बनाए जाते हैं, जिससे हमारा जो आर्थिक विकास होता है वो होता है। तो इस तरह से जो स्थलमंडल है ये हमें आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाता है। हमको फसलों को देकर, फसलों का उत्पादन भी इसी स्थलमंडल में होता है। तो फसल उपजते हैं वो हमारे भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। जो हमें खनिज प्राप्त होते हैं, धातुएं प्राप्त होती हैं, उससे भी हमारे अलग अलग उपयोगी चीजें बनते हैं। तो इस तरह से स्थलमंडल काफी महत्वपूर्ण है। तो जानने योग्य यहाँ कुछ बातें हैं, जैसे लिथोस का अर्थ है पत्थर और एटमस का अर्थ है बाष्प और हाइड्रो का अर्थ है जल और बायोस का अर्थ है जीवन। लिथोस का अर्थ पत्थर, एटमस का है बाष्प, हाइड्रो का है जल, बायोस का है जीवन। तो पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा गया है और जो पृथ्वी का सतह है इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। तो बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः दो भाग में बांटा गया। तो पहला जो भाग है, जो बड़ा स्थलीय भाग है, उसको महाद्वीप कहते हैं और जो बड़ा जलाशय है, जल वाला भाग है, उसको महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी की सतह पर 29% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है और बाकी 71% भाग पर महासागरीय बेसिन का विस्तार पाया जाता है। तो 29% भाग पर स्थल है, महाद्वीप है और जो बाकी 71% भाग है उसमें जो महासागरीय बेसिन है, जल का भाग है। तो स्थलमंडल की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 840 मीटर है और विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है। तो सबसे ऊंचा शिखर क्या है? माउंट एवरेस्ट। और उसकी ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से 8,848 मीटर है। तो जब हम ऊंचाई को मापते हैं तो हम समुद्र तल से मापते हैं, क्योंकि समुद्र जो गहरा है तो सबसे गहराई में जो है वहां भी स्थल है, तो उस भाग वहां से हम समुद्र की गहराई से ऊंचाई को मापा जाता है। तो स्थल जो मंडल है उसकी औसत जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से लगभग 840 मीटर है और विश्व का सबसे जो ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 8,848 मीटर। तो स्थलमंडल के विभिन्न स्थानों की जो ऊंचाई है वो भी अलग अलग है। तो जितने भी स्थल भाग है उसका जो ऊंचाई है वो समान नहीं है, उसमें भी अंतर है। कहीं बहुत ऊंचे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, तो कहीं एकदम समतल भाग है। जबकि समुद्री जल का तल सभी जगह पर एक समान होता है और जो समुद्र जल का तल है वो हमेशा समान होता है, इसीलिए समुद्र का तलहटी से ही ऊंचाई को मापा जाता है। इसलिए स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से ही मापा जाता है। आप जब भी देखेंगे कि किसी का ऊंचाई बताया गया है तो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई बताई जाती है। समुद्र तल की ऊंचाई को 0
माना जाता है। मतलब वहीं से स्टार्टिंग, जैसे हम लोग स्केल से मापते हैं तो स्केल का जो पहला पॉइंट होता है वो शून्य होता है, तो शून्य से शुरू होता है। तो उसी तरह से समुद्र तल से हम ऊंचाई को मापते हैं, तो समुद्र तल की जो ऊंचाई है उसको शून्य मान लेते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 करके ऊंचाई में हम मापते हैं। तो एक बड़ा भाग महाद्वीपों का भी है, तो लगभग 29% भाग महाद्वीप हैं। तो जो स्थल पूरा जो पृथ्वी है उसका 29% क्या है, स्थल भाग है, महाद्वीप है। उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जो महाद्वीप है उसको भी अलग अलग वर्गों में बांटा गया है और उनको नाम दिया गया। तो ये जो महाद्वीप है उनको हम अभी देखेंगे। महाद्वीप स्थल भाग होता है और स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध क्या है, तो जो हमारा ग्लोब है, तो आप ग्लोब में उसको देख सकते हैं। हम पृथ्वी को तो नहीं देख सकते, लेकिन जो पृथ्वी का प्रतिरूप है ग्लोब, उसको हम देख सकते हैं। तो ग्लोब में उसका ऊपरी भाग जो देखिएगा तो वो क्या है, हमारा उत्तरी गोलार्ध है, और जो दक्षिणी भाग है वो हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। जो उत्तरी गोलार्ध है वो स्थल है, इसलिए उसको स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। तो इसका वर्गीकरण किस तरह से किया गया, उसको बांटा किस तरह से गया है, उसको देखते हैं। तो पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। तो पहला क्या है, एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद है अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो एशिया महादेश है ये सबसे बड़ा महादेश है, महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब हम इसके बारे में अलग अलग से जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ चित्र में देखेंगे, ये ग्लोब को दिखाया गया है। तो देखिए ये पीले रंग से जो दिख रहा है ये है एशिया। तो भारत जो देश है वो एशिया महादेश में है, एशिया महाद्वीप में है। तो ये एशिया क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद है यूरोप, फिर ये देखिए यहाँ अफ्रीका, ये पीले रंग से, हल्के पीले रंग से जो है ये है अफ्रीका। यहाँ पर है उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, ये है नीचे अंटार्कटिका। ठीक है, ये हो गया महाद्वीप या महासागर। और देखिए यहाँ पे महासागरों को भी दिखाया गया है। ये है आर्कटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर, यहाँ नीचे दिया गया है ये है प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर। तो इस तरह से हमने इसको देख लिया। अब इसको आप याद कर लेंगे कि कहाँ कौन स्थित है। अब हम सबसे पहले जानेंगे एशिया के बारे में। तो एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो स्थल मंडल का 29.6% क्षेत्र में फैला हुआ है। तो एशिया क्या सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो एशिया महाद्वीप है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है और एशिया महाद्वीप जो है उससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसको आपने पहले मानचित्र में जाना होगा, इसके विषय में जो गोलार्ध क्या है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, विषुवत रेखा क्या है। तो विषुवत रेखा एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग से गुजरती है। जो विषुवत रेखा है वो पृथ्वी की एकदम बीच से खींची गई रेखा है। मतलब ये सारी रेखाएं जो है काल्पनिक रेखा हैं, बस हमको अंदाज करने के लिए इसको एक कल्पना के रूप से खींच दिया गया है। तो जो विषुवत रेखा है वो पृथ्वी को समान 2 भागों में बांटती है। एकदम बीच में जो रेखा खींची गई है वो है विषुवत रेखा। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत एवं यूराल नदी है जो इसे यूरोप से अलग करती है। तो इस तरह से हमने जान लिया एशिया महाद्वीप के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे अफ्रीका के बारे में। तो यह एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और विषुवत वृत्त इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। और जो विषुवत वृत्त है वो अफ्रीका के लगभग मध्य भाग से गुजरती है और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो अधिकांश भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किसका? अफ्रीका का। और यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। तो अफ्रीका से होकर कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और विषुवत रेखा भी गुजरती है।
सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है, और सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान है सहारा, वो अफ्रीका में ही स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ महासागरों से घिरा हुआ है, और ये जो अफ्रीका महाद्वीप है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है महासागरों से, और महाद्वीप के मध्य भाग में घने जंगल हैं, और ये महाद्वीप उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित है। तो ये उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध दोनों में स्थित है। तो यहाँ कुछ जानने योग्य है, उसको पहले देख लेते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में बहती है। तो सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान है सहारा, वो भी अफ्रीका में है, और सबसे लंबी जो नदी है विश्व की नील नदी, वो भी अफ्रीका में ही स्थित है। यहाँ और कुछ शब्द हैं जैसे स्थल संधि। तो स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। स्थल संधि मतलब क्या? स्थल को जोड़ने वाला संधि, मतलब दो बड़े जो स्थलीय भाग है उसको जोड़ने वाला जो संधि है उसको स्थल संधि कहते हैं। और एक शब्द आया है नदी द्रोण, जो आप आगे देखेंगे। नदी द्रोण क्या है कि एक मुख्य नदी एवं बहुत सारी सहायक नदियां जो एक साथ मिलकर एक नदी द्रोणी का निर्माण करती हैं, जिसे एक क्षेत्र का अपवाह तंत्र भी कहा जाता है। तो एक मुख्य नदी तथा जो बहुत सारी उसकी सहायक नदियां हैं, तो वो मिलकर एक नदी जब सारी नदियां एक साथ जुड़ती हैं तो एक आकृति बनाती है, नदी द्रोणी का निर्माण करती है, जिसे एक क्षेत्र का अपवाह तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला एशिया है, दूसरा अफ्रीका और तीसरा है उत्तरी अमेरिका। तो आर्कटिक महासागर इस महाद्वीप की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है, और इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर एवं पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है, और यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरीय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। अभी मैंने बताया स्थल संधि क्या है कि दो बड़े भूभाग को जोड़ने वाला जो संधि है वो स्थल संधि है। तो यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो ये जो महाद्वीप है ये पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे दक्षिणी अमेरिका। तो जो दक्षिणी अमेरिका है यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो दक्षिणी अमेरिका का जो अधिकांश भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर एवं पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। तो इसके पूर्व में क्या है? इसके पूर्व में है अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। और विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है एंडीज, तो इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। तो जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला, तो वो दक्षिणी अमेरिका में ही स्थित है। और अमेजन जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी का निर्माण करती है इसी महाद्वीप में बहती है। तो नदी द्रोणी क्या है इसके पहले हमने जाना कि एक बड़ी नदी और उसकी सहायक नदी मिलकर नदी द्रोणी का निर्माण करते हैं। तो जो अमेजन है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी का निर्माण करती है। तो इस तरह से हमने जान लिया दक्षिण अमेरिका के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे अंटार्कटिका के बारे में। तो अंटार्कटिका जो है यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये नंबरिंग जो हो रहा है उसके जो फैलाव है, उसका जो आकार है उसके अनुसार किया गया है कि उसका स्थल भाग कितना है। तो इस अनुसार से उसका रैंकिंग किया गया है। तो इस तरह से जो अंटार्कटिका है ये 5वां बड़ा महाद्वीप है, 5वें नंबर पर है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। तो यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, और जो अंटार्कटिका है हमेशा ये बर्फ से ढका रहता है। इतना ठंडा होता है वहां पर कि वो बर्फ से ढका होता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। और जो अंटार्कटिका है इसको
श्वेत महाद्वीप कहते हैं। श्वेत महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है और बर्फ का रंग क्या है? सफेद है और सफेद को श्वेत कहते हैं, इसलिए ये श्वेत महाद्वीप भी कहलाता है। यहाँ प्रतिकूल वातावरण के कारण किसी भी प्रकार का स्थायी जो मानव निवास है वो नहीं है। तो जहाँ हमेशा बर्फ ही ढका रहेगा, कभी वो बर्फ नहीं गलेगा, तो वैसे स्थानों में स्थायी मानव निवास भी नहीं पाए जाएंगे। तो अंटार्कटिका में स्थायी मानव निवास भी नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप में बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित हैं। तो बहुत सारे देशों के शोध केंद्र वहां बनाए गए हैं और वहां से शोध कार्य किया जाता है। भारत के भी 3 शोध संस्थान जहां हैं, कहाँ है? अंटार्कटिका में है और इसके नाम है मैत्री, भारती तथा दक्षिण गंगोत्री। तो ये शोध केंद्र हैं और वहां पर ये शोध किया जाता है विभिन्न विषयों पर। अब हम देखेंगे यूरोप के बारे में। तो यूरोप जो है यह विश्व का 6ठा बड़ा महाद्वीप है, मतलब 6ठे नंबर पर, 6 नंबर पर है यूरोप। यह एशिया से बहुत छोटा है। एशिया सबसे बड़ा है और एशिया से बहुत छोटा है यूरोप, तथा एशिया के 7 स्थल से जुड़ा हुआ है। तो एशिया से ये सटा हुआ है जो यूरोप है। एशिया से सटा हुआ स्थल भाग क्या है? जो अन्य महाद्वीप है वो है यूरोप। तो इसलिए कभी कभी एशिया और यूरोप महाद्वीपों को मिलाकर यूरेशिया भी कहा जाता है। तो एशिया और जो यूरोप है वो आपस में सटा हुआ है, एक दूसरे से सीमा शेयर करते हैं, इस कारण से इसको एक साथ यूरेशिया भी कहा जाता है। और यह 3 तरफ महासागरों से घिरा हुआ है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है और जो आर्कटिक वृत्त है उससे होकर गुजरता है और ये 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है जो यूरोप है। इसके बाद हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो सबसे छोटा महाद्वीप क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे ओशिनिया के नाम से भी जाना जाता है और यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, अतः इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। और इसमें स्थित प्रमुख देश हैं ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड है। तो जो ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है इसके 2 प्रमुख देश हैं और ये पूरी तरह से चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है और इस कारण से इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि ये द्वीप के समान है। चारों तरफ से महासागर है और बीच में द्वीप के समान है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमने जाना कि जो एशिया है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है और जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। तो इस तरह से हमने सभी महाद्वीपों के बारे में जाना और इसको आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से उसके बारे में आप जान सकेंगे। तो ये जो महाद्वीप हैं ये स्थल भाग हैं और जो स्थल भाग है इसको इस तरह से महाद्वीपों में बांटा गया है। तो और जो हमारा देश भारत है ये एशिया महाद्वीप में है और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज हमने बस महाद्वीपों के बारे में जाना और इसको आप पढ़ेंगे और अधिक समझने का प्रयास करेंगे और इससे आगे जलमंडल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो महाद्वीप आते हैं वो स्थलमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो हमने जो परिमंडल का जो एक भाग है स्थलमंडल उसको हमने जाना और परिमंडल का जो अगला भाग है जलमंडल उसको हम नेक्स्ट भाग में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको पढ़िए, कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।